मैं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे मथुरा। 4 से 10 जनवरी तक वृंदावन केशव धाम में रहकर आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। गुजरात में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर सख्ती। 25 जिलों में 370 ज्वेलरी शोरूम पर छापेमारी। 253 केस दर्ज कर 6.79 लाख रुपए की वसूली। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में कल होगी अहम सुनवाई। बीजेपी के पूर्व विधायक सतीश राय बोले, सत्ता में खुद को मालिक समझने वालों के लिए कानून का कड़ा संदेश। शीतलहर के बीच वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रैन बसेरा में गरीबों को बांटे कंबल, भोजन, खुले में न सोने की अपील। बोकारो के सेक्टर 12 में फुटवियर गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान। 30 कर्मचारी सुरक्षित। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा पहुंचे, जहां मथुरा जंक्शन से वो सीधे वृंदावन स्थित केशव धाम के लिए रवाना हुए। उनके आगमन को लेकर जिले में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मोहन भागवत 4 जनवरी से 10 जनवरी तक वृंदावन केशव धाम में प्रवास पर रहेंगे, जहां आरएसएस की 7 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सह कार्यवाहक और समेत करीब 50 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे, जिनमें संघ के अलग अलग प्रकल्पों की समीक्षा और आगामी एजेंडों पर मंथन किया जाएगा। अपने प्रवास के दौरान मोहन भागवत अक्षय पात्र संस्था के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और वृंदावन स्थित सुदामा कुटी के शताब्दी समारोह में भी भाग लेने वाले हैं। इस दौरान संघ प्रमुख से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की संभावना भी जताई जा रही है। ग्राहकों के हितों की रक्षा, व्यापार में पारदर्शिता और सही तौल माप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुजरात सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रमन सोलंकी, साथ ही राज्य मंत्री पीसी बरंडा के नेतृत्व में कानूनी माप विज्ञान विभाग ने राज्य भर में व्यापक जांच अभियान चलाया है। जनवरी 2026 की शुरुआत में ही तौल माप विभाग ने गुजरात के 25 जिलों में स्थित करीब 370 सोना और चांदी व्यापारियों और साथ ही ज्वेलरी शोरूम पर एक साथ आकस्मिक जांच की। इस दौरान 253 प्रोसिक्यूशन केस दर्ज किए गए और मौके पर ही 6,79,000 रुपए की फीस वसूल की गई। ये राशि ई पेमेंट और चेक के माध्यम से वसूल की गई है। जांच में अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 61 इकाइयों की जांच में 22 केस, भरूच नर्मदा में 27 जांच में 25 केस, जूनागढ़ गिर सोमनाथ में 21 जांच में 20 केस, भावनगर बोटाद में 20 जांच में 17 केस और सूरत में 20 जांच में 14 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा गांधीनगर, वडोदरा, पाटन, तापी, वलसाड़, नवसारी, राजकोट, मोरबी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां कार्यवाही की गई है। जांच के दौरान कम वजन देना, बिना सत्यापन मुद्रांकन वाले वजन कांटे का उपयोग करना, निर्धारित मानकों का उल्लंघन करना और प्रमाण पत्र प्रदर्शित न करने जैसी जितनी भी गंभीर अनियमितताएं हैं वो सामने आई है। पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो 1 साल में प्रमुख कार्यवाही अगर देखा जाए तो दिवाली पर मिठाई, फरसान, ड्राई फ्रूट दुकानों पर कार्यवाही में 5.91 लाख रुपए की वसूली अब तक की जा चुकी है। पेट्रोल डीजल पंप की जांच की बात की जाए तो 69,500 रुपए की वसूली की गई। साथ ही खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं पर कार्यवाही 5.84 लाख रुपए की वसूली जो है वो की गई है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सरकार की जो कार्यवाही है साफ संदेश दे रही है कि उपभोक्ताओं के साथ अगर धोखाधड़ी की गई तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तौल माप में गड़बड़ी करने वालों पर आगे भी सख्त से सख्त कार्यवाही की बात कही जा रही है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में कल सुनवाई होने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक सतीश राय ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि सत्ता में आने के बाद अपने आप को मालिक बताने वालों के लिए ये संदेश ही काफी है। कानून अपना काम कर रही है। कोई गलती करेगा, कानून को तोड़ने का प्रयास करेगा तो कानून अपना काम कर रही है और जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा भी मिलेगी। इसलिए सबों से सीख लेनी चाहिए कि अच्छे पदों पर जाने के बाद अगर आप गलत स्टेप लेते हैं तो समाज को अच्छा मैसेज नहीं मिलेगा, आने वाली नई पीढ़ी को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। वो भी वही काम करना चाहेंगे जो आप कर रहे हैं।
इसलिए कानून अपना काम कर रही है, इसमें हम लोग का कोई कमेंट्स नहीं है। हम यही कहेंगे कि सभी लोग को जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। वाराणसी में भीषण शीतलहर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड से जूझ रहे गरीब और असहाय लोगों को राहत पहुंचाई। उन्होंने रैन बसेरा पहुंचकर जरूरतमंदों को कंबल और भोजन के पैकेट बांटे। मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चों को चॉकलेट्स भी दी, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे न सोएं और रैन बसेरा की सुविधाओं का इस्तेमाल करें। रैन बसेरा में रह रहे लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए जितनी भी सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था को बेहतर बताया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कड़ाके की ठंड में कोई भी व्यक्ति सड़कों पर न रहे और सभी रैन बसेरा में सुरक्षित शरण ले। साथ ही साफ सफाई और अलाव की समुचित व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। जिस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए जा रहे थे, उस वक्त मौके पर कई विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं प्रयागराज माघ मेले के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालुओं द्वारा संगम में आस्था की डुबकी लगाने पर संतोष जताते हुए सभी श्रद्धालुओं और मेला प्रशासन को मुख्यमंत्री द्वारा बधाई दी गई। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के मनमोहन कोऑपरेटिव इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ओमकार फुटवियर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया और काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती आकलन में करीब 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। राहत की बात यह रही कि गोदाम के ऊपर रहने वाले 25 से 30 कर्मचारी इस समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? हमारे को जब फोन किया ना तो यहाँ बोला लोग कि मतलब वो आस पड़ोस से फोन किए थे, चाहे कोई भाई है एक लड़का है वो फोन किया कि यार धुआं निकल रहा, आग लग गया। इसमें शाम को ही गोडाउन में हम भी गए हैं तो खाली लाइटें जल रहा है। मुझे बोला कि लाइट फ्लैक्चुएशन हुआ है, आप बिल्डिंग से ही बगल से किया, सामने वाली बोले कि फ्लैक्चुएशन हुआ है और जब तक शटर खुला है तब तक आग लग चुकी। तब हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किया और हमारे पास 6 सिलेंडर अंडर था। किस चीज का सिलेंडर है? गैस सिलेंडर जो होता तो है। आप कोशिश नहीं किए? सर इसमें कोशिश कर रहा, जान निकल जाएगा। इसमें ऐसा कोशिश कर रहे हैं, कुछ बचा नहीं था, कोई भी बोल नहीं सका कुछ नहीं। किस चीज का आपका यहाँ पर? का था, जैसे चप्पल जूता हुआ या मटेरियल, कच्चा मटेरियल हुआ। फैक्ट्री वालीडी में है और फिनिशिंग यहाँ माल रखता है और कच्चा माल यहाँ रहता है। कितना का नुकसान हुआ होगा? करोड़ों का है सर नुकसान। तो अभी मतलब 2 दिन पहले ही 60 लाख रुपए का माल आया है, उससे पहले का फिनिशिंग माल था। करोड़ों का नुकसान है। आज लगभग 6:30 बजे शाम में बारी कोऑपरेटिव के मनमोहन कॉलोनी के ये जूता चप्पल के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। सूचना के उपरांत 2 गाड़ी के साथ हम खुद घटनास्थल पर आए। आग को कंटिन्यू आग बुझा रहे हैं। आग लगभग कंट्रोल में हो गया है। किसी आदमी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस घर के ऊपर में छत के गोडाउन के ऊपर में छत है, जिसमें सुंदरम स्टील के लगभग 25-30 कर्मचारी रहते हैं। वो सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। किसी तरह का कोई खतरा नहीं। नालंदा जिले के हिलसा फतुहा मुख्य मार्ग पर शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बस के उपचालक की मौत हो गई। कामता हॉल्ट के पास बस और ट्रक की जोरदार टक्कर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान एकंगर सराय थाना क्षेत्र के अतरा मचक गांव निवासी विजय कुमार सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई लोग अंदर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस ने खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सभी यात्री दाह संस्कार से लौट रहे थे। उपचालक टक्कर के वक्त बस के दरवाजे पर खड़े थे और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बस चालक समेत कुछ यात्रियों पर नशे में होने का आरोप लगाया है। घटना बस में कंडक्टरी करता था, फतुहा से आ रहा था और कामता के पास होल्ड पर या बगल में टक्कर हुआ, जिसके चलते हुआ। कौन लगते हैं सर आपके? ये हमारा भतीजा लगता है। क्या नाम है आपका सर? नागेश्वर प्रसाद। कलावर जामनगर हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खंडेरा गांव के पास जूनागढ़ जामनगर रूट पर चल रही एक एसटी बस अचानक अनियंत्रित होकर
पलट गई। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही कलावड़ रूरल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से कलावड़ सिविल अस्पताल ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जामनगर सिविल हॉस्पिटल रेफर किया गया है। हरैया थाना क्षेत्र के बेहरा सिमरहिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि गोदाम में रखा टेंट और अन्य सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग की लपटें कई घंटों तक उठती रही। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद सुबह तक आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है, मगर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। फिलहाल पुलिस आग किस वजह से लगी, उसके पीछे की वजह क्या थी, उसकी जांच में जुटी हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद से ही हर साल अपनी और अपने मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाता है। 2025 की समाप्ति के साथ ही बिहार के तमाम मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री हैं, जिनकी संपत्ति मुख्यमंत्री से कई गुना ज्यादा है। देखिए पटना से एसके राजीव की ये खास रिपोर्ट। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों द्वारा अपनी संपत्ति ब्यौरा सार्वजनिक करने के बाद सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष से भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित करने की मांग की है। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, मगर सत्ता पक्ष मानता है कि हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले नेता हो या अधिकारी, सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करना चाहिए। नहीं, ये गरीब और अमीर का परिभाषा करना ठीक नहीं होगा। नीतीश कुमार जी अपने वास्तविक आय और वास्तविक व्यय का वर्णन दिए हैं और हम समझते हैं कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने अपने आय और व्यय का वर्णन दिया है, तो विवरण स्पष्ट है। गरीब और अमीर होना एक अलग विषय है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो आय और व्यय किनका क्या खर्च करने का ताकत है और क्या किनकी आमदनी रही है, क्या किनका पैतृक संपत्ति रहा है, उसके आधार पर संपत्ति तय होता है। इसे राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं तो विपक्ष ये तो कोई नई परिपाटी नहीं है। पिछले कई वर्षों से संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता रहा है और सरकारी कर्मचारी भी देते रहे हैं, मंत्री भी देते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी देते रहे हैं। तो विपक्ष कई बार सत्ता में भी रहा है और उस वक्त भी उन्होंने दिया है। तेजस्वी यादव जी ने भी दिया है, अन्य सारे लोगों ने भी दिया है। तो ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। इस पर आरोप लगाकर, इसको भ्रम में डालकर प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, जबकि नीतीश कुमार तो एक नजीर पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा घोषित किए जाने को लेकर बिहार में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। नीतीश सरकार में मंत्रियों के चल अचल संपत्तियों पर राजद कहती है कि इतनी कमाई कहां से हुई, जहां की मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर कई मंत्री हैं। गरीबी अमीरी का पैमाना कौन तय करता है? ये तो सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वही तय करते हैं। वो जिसको चाहते हैं गरीब बना देते हैं, जिसको चाहते हैं अमीर बना देते हैं। और मुख्यमंत्री जी कितना गरीब हैं, कितना अमीर हैं, ये बिहार की जनता भी जानती है। जो मामले अभी दबे पड़े हुए हैं CAG वाले, उसमें किसकी किसकी भूमिका वो भी आ जाना चाहिए सामने। आज जितने भी पुल पुलिया गिरे हैं उसमें किसकी भूमिका रही है और किसके घर तक वो मामले पहुंचे हैं वो भी आ जाना चाहिए सामने। और जो 100 करोड़ रुपए जूनियर इंजीनियर के घर में जले मिले, उसमें किसकी भूमिका रही है वो भी सामने आना चाहिए। पारदर्शिता साथ आप आय व्यय की विवरणी जारी कीजिए। अपने हिसाब से, अपने मुताबिक जो जारी करते हैं ये अच्छी बात नहीं है। जो जारी किया गया है वो अपने मुताबिक किया गया भाई, और कहाँ से कोई इन लोगों के पास ये है? अरे पिछले बार हम 100 रुपया रखे हुए थे, इस बार दिखा दिए 125 रुपया है, या दिखा दिए कि 75 रुपया है। ये हमको दिखाना है ना, लेकिन कौन देखने वाला एजेंसी है ये भी तो तय होना चाहिए। चूँकि हम बोल दिए कि 100 रुपया है, तो मेरे पॉकेट को चेक करेगा कोई, तब न पता चलेगा कि 100 है कि 500 है। आइए नजर डालते हैं मंत्रियों की संपत्ति पर। बिहार सरकार के कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा जारी संपत्तियों के मामले में सबसे अमीर मंत्री हैं
अशोक चौधरी। इनकी कुल संपत्ति 42.68 करोड़ रुपए की है। दूसरे मंत्री हैं रामानुशाह, बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बने। उनकी कुल संपत्ति 31.85 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है। सम्राट चौधरी तीसरे नंबर पर आते हैं। इनकी कुल संपत्ति 6.38 करोड़ रुपए की है। चौथे नंबर पर है विजय सिन्हा। इनकी कुल संपत्ति 8.81 करोड़ रुपए बताई जाती है। अगले मंत्री हैं मंगल पांडे। इनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा की चल अचल संपत्ति बताई जाती है। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की संपत्ति अर्जित किए जाने और उस संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक किए जाने को लेकर बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में ही संपत्तियों की घोषणा की जाती है ताकि उन्हें कहीं भी इनकम टैक्स या किसी जांच एजेंसियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस सरकार में मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरा देश जानता है कि काफ़ी ईमानदार हैं और काफ़ी सूझबूझ वाले हैं और निश्चित रूप से उन्होंने एक मिसाल पेश किया है देश में और राज्य में अपनी ईमानदारी का और अपने कार्यों का। लेकिन देखिए, आकलन इसमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंत्री ज़्यादा पैसे वाले हो गए तो उसका आकलन हमारा लगता है कि वो पुराने ज़मीन खरीदे होंगे, उसका वैल्यूएशन बढ़ गया है, मकान उनका है पुराना, तो स्वाभाविक है पैतृक मकान जिनके नाम पर नहीं चढ़ा हुआ है बाद में उनके पिता का भी चढ़ गया हो, तो ऐसा भी होता है। मंत्री जी लोग का पुराना पैतृक आवास होगा, पिताजी के नाम से इनके नाम पर आ गया होगा, पुरानी संपत्ति पैतृक होगी, इनके नाम पर आ गया होगा। बिहार की राजनीति में चुनाव जीतकर एनडीए ने जीत का एक बड़ा मैसेज प्रदेश और देश को तो दे दिया, लेकिन खुद को ईमानदार कहने वाली पार्टी और मंत्रियों की संपत्ति में बेहिसाब बढ़ोतरी का आखिर जवाब कौन देगा? बिहार की राजनीति में इन दिनों एक चर्चा जोरों पर है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री गरीब क्यों हो गए हैं और मंत्री अमीर क्यों हो गए हैं। दरअसल में साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को विधिवत बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने अपनी आय को सार्वजनिक किया है। जाहिर है ऐसे में विपक्ष सवाल खड़े करेगा, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार और उनके मंत्रियों के पास कोई भी फिलहाल जवाब नहीं है। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय। वाराणसी में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर काशी में आज वॉलीबॉल महाकुंभ का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कर चुके हैं। 11 जनवरी तक ये पूरा जो भी चैंपियनशिप है ये चलेगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने वाले हैं, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता पर अंतर्राष्ट्रीय नजर भी रहने वाली है, जहां स्विट्जरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ के ऑब्जर्वर समेत कई प्रतिनिधि शामिल होंगे, इस तरीके की बात कही जा रही है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 30 और 31 दिसंबर 2025 को एयरपोर्ट कमिश्नरेट और मुंबई कस्टम्स जोन 3 ने तस्करी के खिलाफ कड़े कदम उठाए। गुप्त सूचना के आधार पर एक यात्री के शरीर में छिपा कर लाए गए 849.6 कैरेट हीरे बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ 52 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग मामले में 24 कैरेट सोना, कभी रोडियम प्लेटेड बटन में और कभी मोम में भी जब्त किया गया, जिससे करोड़ों रुपए मूल्य का माल हाथ लगा है। जांच में एक यात्री के साथ एयरपोर्ट स्टाफ सदस्य की संलिप्तता भी सामने आई है। इसी दौरान बैंकॉक से आए यात्रियों से हाइड्रोपोनिक वीट की बड़ी खेप भी बरामद हुई। एक मामले में लगभग 8 किलो और दूसरे मामले में 1.946 किलो वीट जब्त किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारियां की गई है। इन कार्यवाहियों से ये साफ होता है कि कस्टम विभाग तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कितनी मुस्तैदी से कार्यवाही कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस तरीके के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं और लगातार मुंबई का कस्टम विभाग जो है इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू हुए 5 साल हो गए हैं। ये देश को एक मौलिक बदलाव की ओर ले जाएगा। नई शिक्षा नीति देश की नई पीढ़ी को मैकाले की मानसिकता से आज़ाद कराने का जरिया बनेगी। नई शिक्षा नीति में कई प्रावधान किए गए हैं ताकि शिक्षा मातृभाषा पर आधारित हो, कौशल पर ध्यान केंद्रित करे, समग्र मूल्यांकन शामिल हो और इनोवेशन को बढ़ावा दे ताकि छात्र रोजगार देने वाले बने। पे हो, पढ़ाई कौशल्य के आधार पे हो, होलिस्टिक असेसमेंट हो, पढ़ाई इनोवेशन के लिए हो, पढ़ाई जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने इसलिए हो। इस प्रकार की नई शिक्षा नीति ने बहु प्रकार की परामर्श दिया है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का भी आपने कल कहा था। देखिए, मैंने जब कह रहा हूं कि हमें जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर चाहिए। जॉब क्रिएटर होंगे तो जॉब ही अपने आप में आ जाएगा, इसीलिए उद्यमिता की आवश्यकता है। आज टेक्नोलॉजी के आधार पे उद्यमिता को हम कैसे बढ़ाएं, ना केवल भारत की आवश्यकता को पूरा करें, ग्लोबल साउथ और एंटायर ग्लोब की आवश्यकता को भी भारत से हम पूरा करें। इसीलिए हमें उद्यमिता को हमारी पढ़ाई की हिस्सा बनाने की योजना बनाई। महिलाओं को भी इसमें आना चाहिए। महिला उसमें तो बढ़ चढ़ के अभी शिक्षा व्यवस्था में है और आने वाले दिनों में और बढ़े। विशेष करके स्टेम एजुकेशन में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ये एक अच्छी लक्षण। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।